हम अध्ययन कर रहे हैं YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी दिसंबर 2019 का प्रीवियस पेपर। इसका अध्ययन हम कई भागों में कर रहे हैं। इसका पहला भाग अपलोड हो चुका है, आज यह इसका दूसरा भाग है। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सिलेबस, अनेक एग्जाम से संबंधित बेस्ट बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहले भाग में हमने 50 तक के प्रश्नों को देख लिया है, तो आज हम 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है? ऑप्शन है, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। बी, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। सी, मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद अताई है। डी, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ए और डी जो कथन है वो रामविलास शर्मा की है। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? ऑप्शन है, ए पंचवटी, बी साकेत, सी नहुस और डी विष्णुप्रिया। तो इसका सही आंसर होगा बी साकेत। ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त के, वो साकेत जो काव्य ग्रंथ है उनका, उससे लिया गया है राम के विषय में। पंचवटी, नहुस तथा विष्णुप्रिया गुप्त जी की अन्य रचना है। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? ऑप्शन है, ए विभाजन की त्रासदी, बी सामाजिक विषमता, सी स्त्री विमर्श और डी सांप्रदायिक विद्वेष। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए और डी विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक का मुख्य विषय है। इनका अन्य उपन्यास है झरोखा, कड़ियां, वसंती, मयादास की मारी, कुंतो, नीलिमा, नीलोफर। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है? ऑप्शन है, ए 1965, बी सन 1977, सी सन 1982 और डी सन 1972। तो इसका सही आंसर होगा बी सन 1977। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन सन 1977 है। रामविलास शर्मा की अन्य आलोचनाएं इस प्रकार है, प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आदि। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास का है, गोदान 1936 प्रेमचंद का है, शेखर एक जीवनी 1940 से 44 अज्ञे का है और तमस 1973 भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ए विकृत अव्यय, बी कारक, सी संबंध सूचक और डी क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा बी कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है? ऑप्शन है, ए अरण्य, बी जंगल, सी बाजार और डी शमशान। तो इसका सही आंसर होगा डी शमशान। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु के अन्य नाटक इस प्रकार है, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती 1873, विशस्य विस्मोदसम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876 और भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप जो कि अपूर्ण है 1883।
अगला प्रश्न है, जे ही पंखी के नियर होई कहे विरह कै बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवर हो ही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? ऑप्शन है ए, इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है। बी, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। सी, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। और डी, इसमें संत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी, यानी कि इसमें संत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है ए, बाणभट्ट की आत्मकथा, बी, पुनर्वा, सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते और डी, वैशाली की नगर वधू। तो इसका सही आंसर है सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये जो उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 भगवती चरण वर्मा की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। अन्य उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 हजारीप्रसाद द्विवेदी, पुनर्वा 1973 हजारीप्रसाद द्विवेदी, वैशाली की नगरवधू 1949 चतुरसेन शास्त्री। अगला जो प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? ऑप्शन है ए, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें। बी, जिसमें शब्द की सत्ता गौड़ और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो। सी, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे। और डी, जहां अर्थ की सत्ता गौड़ और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो इसका सही आंसर होगा सी, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं। बी, वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं। सी, वे कैशोर भावुकता के लेखक है। और डी, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं। ये जो तथ्य है वो सही नहीं है, क्योंकि भारती जी जो है व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि है, एक कैशोर भावुकता के लेखक, मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और ईरा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? ऑप्शन है ए, ईरा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। बी, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। सी, ईरा बुद्धिवाद का प्रतीक है। और डी, श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि ए और बी सही है। श्रद्धा और ईरा से संबंधित मुक्तिबोध का कथन इस प्रकार है, ईरा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। और दूसरा, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। श्रद्धा और ईरा कामायनी के सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। कामायनी 1935 के लेखक जयशंकर प्रसाद है। श्रद्धा, ईरा क्रमशः हृदय व बुद्धि के प्रतीक है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ऑप्शन है ए, गिलक्राइस्ट, बी, पिंकपॉट, सी, विलियम जोन्स और डी, ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर होगा ए, गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इस कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बिलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के लोगों को बांटने का, खेल खेलने का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी है? ऑप्शन है ए, भूलने के विरुद्ध, बी, जीप पर सवार इल्लियां, सी, अपनी अपनी बीमारी और डी, निषाद बांसुरी। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि बी और सी। दिए गए विकल्पों में व्यंग रचना जो है वो है जीप पर सवार झिल्लियां और अपनी अपनी बीमारी। सवार झिल्लियां शरद जोशी तथा अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर प्रसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह और निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का निबंध है। अगला प्रश्न है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? ऑप्शन है ए, नेमी चंद्र जैन, बी, धर्मवीर भारती, सी, भारत भूषण अग्रवाल और डी, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा डी, भगवत शरण उपाध्याय।
अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी नरेश मेहता, सी केदारनाथ अग्रवाल और डी केदारनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर होगा डी केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है जमीन पक रही है। इनके अन्य कविता संग्रह अभी बिल्कुल अभी, टॉल्स्टॉय और साइकिल, यहाँ से देखो आदि हैं। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाएं युगधारा, खिचड़ी, विप्लव, बिमलन देखा हमने, विप्लव होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंग पंखों वाली आदि। नरेश मेहता दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। इनकी रचनाएं वन पाई सुनो, बोलने दो चीर को, चैत्या उत्सवा आदि। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा, आत्मगंध, जामुन जल तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुलमेहंदी, लोक और आलोक आदि हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? ऑप्शन ए कामिल बुल्के, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी विलियम जोन्स और डी विलियम कैरी। तो इसका सही आंसर होगा बी जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। कामिल बुल्के बेल्जियम के निवासी थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति और विकास नाम से शोध किया। इस शोध ग्रंथ को रामकथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके? ऑप्शन ए राजशेखर, बी भामा, सी दंडी और डी आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा भामा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार और चांद का मुंह टेढ़ा है। कुकुरमुत्ता निराला का है 1942 ईस्वी, विष्णुप्रिया मैथिली गुप्त का 1957 ईस्वी, आंगन के पार द्वार अज्ञे का है 1961 ईस्वी और चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध का है 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए वज्रयान में आकर महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ, बी नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, सी सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता और डी सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए और सी। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कथन है, वज्रयान में आकर महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की वाणियां सांकेतिक है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? ऑप्शन ए धर्मपरक, बी राजनीतिक, सी कलापरक और डी अर्थपरक। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि ए और सी, धर्मपरक और कलापरक। अरस्तु का जन्म मकदुनिया के अस्तेगिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अगला है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका ईस्वी सन देखते हैं। सरहप्पा 7वीं से 8वीं शताब्दी, लुइपा 8वीं शताब्दी और पुष्पदन 10वीं, अहमद या अब्दुल रहमान 14वीं। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? ऑप्शन ए हजार प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल सांकृत्यायन और डी माता प्रसाद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा बी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कबीर के दर्शन के संबंध की चर्चा करते हुए कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा को लेकर काफी प्रभावित थे। भाषा पर जबरदस्त पकड़ के कारण कबीर को हजारी प्रसाद ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? अब ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 346 और डी अनुच्छेद 348। तो इसका सही आंसर होगा डी अनुच्छेद 348।
अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। अन्य अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होंगी। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन के प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, पोएटिक्स, जो कि ईसा पूर्व की रचना है, अरस्तु की, लगभग 350 ईसा पूर्व। लिटरेरिया बायोग्राफिया, कॉलरिज 1817 ईस्वी। और एस्थेटिक्स क्रोचे का है 1909 ईस्वी। द सीक्रेट वुड, टी.एस. इलियट 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है, तर्क और अभिकथन, स्थापना और तर्क। स्थापना है आधुनिक एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देती है। इसका सही आंसर होगा बी, ए सही और आर दोनों सही है। अगला है, मैं कहता हूं आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। ऑप्शन है ए, प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। बी, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा गया है। सी, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। और डी, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। यह पंक्ति कबीर का है। अगला प्रश्न है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? ऑप्शन है ए, कालिदास का मल्लिका के प्रति। बी, मल्लिका का स्वागत। सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति। और डी, मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो इसका सही आंसर होगा सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति। यह कथन प्रसिद्ध नाटक मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है, जिसमें मल्लिका अपनी मां अंबिका से यह संवाद बोलती है। मल्लिका नाटक के नायक कालिदास की प्रेयसी है। नाटक में कालिदास का नाम मातृगुप्त है। मोहन राकेश के अन्य प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे और लहरों का राजहंस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती का, जय भारत मैथिली शरण गुप्त का, आत्मजयी कुंवर नारायण का, संशय की एक रात नरेश मेहता का। यानी ए सही होगा। अगला है, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? ऑप्शन है ए, देवरानी जेठानी की कहानी। बी, बामा शिक्षक। सी, भाग्यवती। और डी, निसहाय हिंदू। तो इसका सही आंसर होगा ए, देवरानी जेठानी की कहानी। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। पंडित गौरी दत्त के प्रसिद्ध उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी के प्रथम भाग से ली गई है, जबकि बामा शिक्षक अर्थात 2 भाई और 4 बहनों की कहानी उपन्यास मुंशी ईश्वरी प्रसाद मुर्दरिस रियाजी का मुंशी कल्याण राय द्वारा मिलकर लिखित है। भाग्यवती पंजाब में हिंदी के यशस्वी प्रचारक श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास है तथा निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास चर्चित उपन्यास है। अगला है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है ए, परिशिष्ट। बी, चक्रव्यूह। सी, बेदिन। और डी, सफर के साथी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ए और बी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह दोनों विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। परिशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास है। यह तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण करता है, जबकि चक्रव्यूह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। बेदिन निर्मल वर्मा का तथा सफर के साथी सुनीता जैन का उपन्यास है, जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। अगला प्रश्न है, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? ऑप्शन है ए, मनोविश्लेषणवाद। बी, उत्तराधुनिकतावाद। सी, मार्क्सवाद। और डी, अस्तित्ववाद। तो इसका सही आंसर होगा डी, अस्तित्ववाद।
नीत्शे का संबंध अस्तित्ववादी विचारधारा से है। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि अर्नाल्ड टॉयनबी लेत्वार का संबंध उत्तर आधुनिकतावाद से है। अगला प्रश्न है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए महाभोज, बी अंधेरे बंद कमरे, सी आपका बंटी और डी शेखर एक जीवनी। तो इसका सही आंसर होगा सी आपका बंटी। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास आपका बंटी मन्नू भंडारी की कृति है। इनके अन्य उपन्यास है महाभोज 1979, 1 इंच मुस्कान। इस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर पूर्ण किया है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, शेखर एक जीवनी अज्ञे का और अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क। स्थापना है काव्य का सर्वस्व अलंकार है। तर्क है क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ए गलत और आर दोनों गलत है। काव्य का सर्वस्व अलंकार है, यह कथन सत्य नहीं है। आचार्य बामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण यानी सुंदर वर्णों से बनते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट, श्रृंगार, आभूषण आदि। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। आर तर्क, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तर्क गलत है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? ऑप्शन है ए विभावना, बी व्यतिरेक, सी उत्प्रेक्षा और डी असंगति। तो इसका सही आंसर होगा सी, बी और सी। व्यतिरेक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार सादृश्य मूलक है, अतः यहाँ विकल्प सी सही है। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिल मलिन शकलंक सिए मुख समता पाव किमी चंदू बापुरो रंग। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमान में उपमेय की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मानहू मनहू, मन जानो जानहू जनू, निश्चय मेरे जान इत्यादि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण चमचमात चंचल चयन, विच घूंघट पट झीन, मानहू सुसरिता विमल जल, उछरत जुगमेन। अगला प्रश्न है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण श्रीवास्तव और डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में प्रसिद्ध आलोचक गोपाल राय लिखते हैं कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ, जिसे बांग्ला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई, अतः अन्य विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। ऑप्शन है ए प्रवास की डायरी, बी एक साहित्य की डायरी, सी दिल्ली मेरा प्रदेश और डी ऋण जल धन जल। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है तो इसके लिए इसका आंसर हम सही नहीं दे सकते। चलिए देख लेते हैं। प्रवास की डायरी एक साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश तीनों डायरी विधा है। ऋण जल धन जल 1977 रिपोर्टाज विधा है फणीश्वरनाथ रेणु की। प्रवास की डायरी 1971 हरिवंश राय बच्चन का। एक साहित्य की डायरी 1776 मुक्तिबोध का और दिल्ली मेरा प्रदेश 1776 ईस्वी रघुवीर सहाय का है। अगला प्रश्न है, अंधायुग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो वध मेरे लिए नहीं रही, नीति वह है अब मेरे लिए, मनोग्रंथि, ये जो कथन है वो अश्वत्थामा का है। दूसरा है, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, ये जो है वृद्धयाचक की है। तीसरा जो है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, ये जो है युयुत्सु का है, यानी सी का तीसरा।
गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, ये जो है वो धृतराष्ट्र का है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, सही मेल। अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ऑप्शन है ए व्याकरण संबंधी, बी ज्योतिष संबंधी, सी साहित्य और डी धार्मिक। तो इसका सही आंसर होगा ए व्याकरण संबंधी। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है जिसके लेखक हेमचंद्र जी है। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं काव्यानुशासन, शब्दानुशासन है। आचार्य हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण और महापंडित थे, अतः हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष की सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, बी उर्वशी मानवी है, सी उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, और डी पुनर्वा के अनुसार मत्तर्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए और सी सही है। उर्वशी काव्य है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है 1972 में। इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी में कामाध्यात्म की चर्चा की गई है, अतः ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। अगला जो प्रश्न है वो अनुच्छेद पर आधारित है। इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हम प्रश्नों को कर पाएंगे। तो देखते हैं, भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यही रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा है वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिली जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं, ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुंचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने में नहीं उलझता, पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहां उसे किसी स्थिति का वर्णन करना चाहता है, यहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यवहारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी, वह घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं, अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, या आए तो ऐसा जिसमें मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति न हो। अब इसे पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। जाति संकेत वाले शब्द की क्या विशेषता है? ऑप्शन है ए विशिष्ट रूप व्यापारों का विशिष्टता परक अर्थ देना, बी मूर्त विधान के लिए विशेष रूप से प्रयोजनीय, सी तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी, और डी शास्त्र मीमांसक के लिए अनुपयोगी। तो इसका सही आंसर होगा सी, तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी। जाति संकेत वाले शब्दों की तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी विशेषता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है? ऑप्शन है ए मर्म को छूट करने की शक्ति से संपन्न होना, बी एक ही विशेष कार्य व्यापार की अस्पष्ट सूचना देना, सी कई अस्पष्ट भावों का संकेतक होना, और डी कविता कर्म के अनुकूल होना। तो इसका सही आंसर होगा सी, कई अस्पष्ट भावों का संकेतन होना। वहां अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की विशेषता है कई अस्पष्ट भावों का संकेतन होना। किसी ने कहा
वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में विशेष व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है? ऑप्शन है ए, विशेष व्यापार सूचक शब्द शास्त्र मीमांसा के अनुकूल हैं। बी, कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना है। सी, कविता में पारिभाषिक शब्दों की अधिक अपेक्षा होती है। और डी, कविता विशिष्ट का नहीं सामान्य का चित्रण करती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, सामान्य धर्म वाली बातें तत्व निरूपक के लिए अनुपयोगी हैं। बी, जाति संकेतक शब्दों को शून्य पढ़कर भावना में एक ही व्यापार स्पष्ट रूप से नहीं आ पाता। सी, बद्ध भीषण यांत्रा स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के क्षोभक दृश्य कविता में त्याज्य हैं। डी, विलक्षण अर्थ के प्रतिपादक शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, बद्ध भीषण यात्रा स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के क्षोभक दृश्य कविता में त्याज्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्मस्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है। बी, कविता का काम स्थिति विशेष के लिए अनेक घटनाओं, अवस्थाओं और स्थितियों को सामने लाना है। सी, कविता के लिए वस्तुओं और व्यापारों को मन में कुछ देर संचित रखना अपेक्षित होता है। और डी, कविता का काम व्यापक अर्थ संकेतों से नहीं चल सकता। तो इसका सही आंसर होगा ए, व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्मस्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है। आगे के प्रश्न को भी अनुच्छेद को पढ़कर आंसर देना है। आधुनिकता क्या है? शब्दार्थ पर विचार करें तो अधुना या इस समय जो कुछ है वह आधुनिक है, पर यह आधुनिक का सही अर्थ नहीं है। हम बराबर देखते हैं कि कुछ बातें इस समय भी ऐसी हैं जो आधुनिक नहीं है बल्कि मध्यकालीन है। सभी भावों के मूल में कुछ पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। यह समझना गलत है कि किसी देश के मनुष्य सदा सर्वदा किसी विचार या आचार को एक ही समान मूल्य देते आए हैं। पिछली शताब्दी में हमारे देशवासियों ने अपने अनेक पुराने संस्कारों को भुला दिया है और बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर नवीन मूल्यों की कल्पना की है। वैज्ञानिक तथ्यों के परिचय से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के दबाव और आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि के बहुत प्रचार से हमारी पुरानी मान्यताओं में बहुत अंतर आ गया है। उदाहरण के लिए साहित्य को लें। आज से 200 वर्ष पहले का सहृदय साहित्य में जिन बातों को बहुत आवश्यक मानता था उसमें से कई अब उपेक्षणीय हो गई हैं, और जिन बातों को यह त्याज्य समझता था उनमें से कई अब उतनी अस्पृश्य नहीं मानी जाती। आज से 200 वर्ष पहले के सहृदय को उस प्रकार के दुखांत नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी जिसके कारण यवन यानी ग्रीक साहित्य इतना महिमा मंडित समझा जाता है और जिन्हें लिखकर शेक्सपियर संसार के अप्रतिम नाटककार बन गए हैं। उन दिनों कर्मफल प्राप्ति की अवश्यंभाविता और पुनर्जन्म में विश्वास इतने दृढ़ भाव से बद्धमूल थे कि संसार की सामंजस्य व्यवस्था में किसी सामंजस्य की बात सोचना एकदम अनुचित जान पड़ता था। परंतु अब वह विश्वास शिथिल होता जा रहा है और मनुष्य के इसी जीवन को सुखी और सफल बनाने की अभिलाषा प्रबल हो गई है। समाज के निचले स्तर में जन्म होना अब किसी पुराने पाप का फल अतएव घृणास्पद नहीं माना जाता बल्कि मनुष्य की विकृत समाज व्यवस्था का परिणाम अतएव सहानुभूति योग्य माने जाने लगा है। इस प्रकार के परिवर्तन एक दो नहीं अनेक हुए हैं और इन सब के परिणाम स्वरूप सिर्फ हमारी प्रकाशन भंगिमा में ही अंतर नहीं आया है, उसके उपभोग या ग्रहण में तौर तरीकों में भी फर्क पड़ गया है। साहित्य के जिज्ञासु को इन परिवर्तित और परिवर्तनमान मूल्यों की ठीक जानकारी नहीं हो तो वह बहुत सी बातों से समझने में गलती कर सकता है। फिर परिवर्तित और परिवर्तनमान मूल्यों की ठीक जानकारी प्राप्त करके ही हम यह सोच सकते हैं कि परिस्थितियों के दबाव से जो परिवर्तन हुए हैं उनमें कितना अपरिहार्य है, कितना अवांछनीय है और कितना ऐसा है जिसे प्रयत्न करके वांछनीय बनाया जा सकता है। प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित और परिवर्तनमान मूल्यों की ठीक जानकारी से साहित्य का जिज्ञासी जो करता है उसका निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, परिस्थितियों के दबाव से उत्पन्न परिवर्तनों की अपरिहार्यता को पहचान पाता है। बी, आयास पूर्वक अवांछनीय को वांछनीय बनाया जा सकता है। सी, नवीन प्रकाशन भंगिमा को अपना सका है। और डी, समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सका है। तो इसका सही आंसर होगा डी, समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सका है।
अगला प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? ऑप्शन ए, वह दुखांत नाटकों को महिमा मंडित करके देखता था। बी, उसका कर्मफल प्राप्ति की अवश्यंभाविता और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था। सी, वह संसार की व्यवस्था को अनिवार्यतः असमंजस मानता था। डी, वह जिन्हें तब त्याज्य समझता था वह आज भी उसके लिए अस्मरणीय है। तो इसका सही आंसर होगा बी, उसका कर्मफल प्राप्ति की अवश्यंभाविता और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारी पुरानी मान्यताओं के बदलाव का क्या कारण है? ऑप्शन ए, आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार। बी, सहृदय की साहित्यिक धारणा में अपरिवर्तन। सी, दुखांत नाटक को महत्व देना। और डी, केवल इस जीवन के सुख के लिए उपेक्षा भाव। तो इसका सही आंसर होगा ए, आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इस समय की बातों का मध्यकालीन होना। बी, भावों का अनुभव और संस्कार से कोई संबंध नहीं है। सी, नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जाती है। डी, साहित्य के जिज्ञासु के लिए परिवर्तनमान मूल्यों की जानकारी अपेक्षित है। तो इसका सही आंसर होगा सी, नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जाती है। अगला और लास्ट प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, किसी देश के मनुष्य सदैव ही विचार को समान मूल्य देते रहे हैं। बी, पुरानी मान्यताओं के बदलाव में वैज्ञानिक तथ्यों की जितनी भूमिका है उतनी आर्थिक परिस्थितियों के दबाव की नहीं। सी, सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। डी, सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभवों का कोई योगदान नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा सी, सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभवों होते हैं। तो ये था दिसंबर 2019 का प्रीवियस पेपर। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।